काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फटाफट लिखो ना, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है, सुनो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमको सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, गैस के बारे में ना, कि गैस क्या होता है या गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और गैस की प्रॉपर्टीज़ के बाद उसमें वेलोसिटी होगी तो एनर्जी होगी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, गैस में एक गैस होता है आइडियल गैस, ठीक, पहले बताओ हमारा एकदम सिंपल सिंपल बात बताओ, एनर्जी कितने टाइप्स की, तो एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। काइनेटिक कब आएगा, जब बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर आने वाली जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कब आएगा, जब अट्रैक्शन होगा, जब बॉडी में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक, जब भी, अरे एकदम सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना MGH, MGH कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, हम लोग पढ़े थे हाफ इंटू, ठीक है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ये कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर पढ़े Q1 Q2 बाई R, ठीक, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर पढ़ेंगे G M1 M2 बाई R, ये कौन सा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ठीक। तो कभी भी अगर कोई बॉडी मोशन में होगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक, और कहीं अट्रैक्शन होगा तो कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। अच्छा, कितने में हमारे पास स्टेट है मैटर में, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे कम। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पूछे सॉलिड, लिक्विड, गैस में पोटेंशियल एनर्जी किसकी मैक्सिमम, सॉलिड की, क्योंकि मैक्सिमम अट्रैक्शन, यही ना, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, मिनिमम, मैक्सिमम गैस का, क्योंकि गैस के एटम मॉलिक्यूल्स फ्रीली मोशन कर रहे हैं, ये ना हो गया। तो सॉलिड की हमारी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की, और फिर गैस की, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस की, फिर देन सॉलिड की, यही ना। तो वही हमको गैस के बारे में पढ़ना है ना, लिखिए हेडिंग आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस, ठीक, आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस, ठीक है, फटाफट लिखो आइडियल गैस, ठीक है, ठीक। आइडियल गैस में देखो क्या है, कोई ऐसा गैस, ठीक है, जो कुछ प्रॉपर्टीज को रखता हो उसको आइडियल गैस कहते हैं ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या याद है, कुछ याद है, हाँ, तो पहले प्रॉपर्टी बताओ तब ना आइडियल गैस बनाएंगे, पहले बना तो लें तब नहीं इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, सारे लॉज को फॉलो करें। अरे भाई पहले डिफाइन करो तब ना उसके लिए लॉ बनाएं। उसका लॉ नहीं होता। क्या था, बताओ जल्दी बताओ, आइडियल गैस क्या होता है, क्या हो, और वॉल्यूम जीरो। आइडियल गैस वो गैस होती हैं कि जिनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम, ठीक। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है तो उसमें लगने वाला हमारा फोर्स भी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बहुत कम है, नहीं ना, तो उसको क्या मान ले, नेग्लिजिबल, ठीक। तो पहला कंडीशन है कि कोई भी ऐसा गैस, ठीक है, आइडियल गैस की पहली प्रॉपर्टी है कि जिसमें लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना हो, जीरो। अच्छा, दूसरा कंडीशन, ठीक है, दूसरा कंडीशन, आइडियल गैस का वॉल्यूम बहुत कम होता है, आइडियल गैस का वॉल्यूम बहुत कम, इतना कम होता है कि उसके वॉल्यूम को क्या मान लें, जीरो। तो आइडियल गैस के लिए दो कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, लगने उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए क्या, जीरो। बहुत कम होता है इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, जीरो, लिखिए, ठीक है। इट फॉलो टू कंडीशन, इट फॉलो टू कंडीशन, इट फॉलो टू कंडीशन, ठीक है, फटाफट लिखो ना, इट फॉलो टू कंडीशन। पहला 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 कंडीशन क्या लिख लें, फटाफट बोलो, जीरो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज जीरो, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज जीरो, ठीक, अरे जीरो, जीरो, इतना कम कि जीरो, ठीक है, ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज जीरो। दूसरा, दूसरा, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो, ठीक, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो, ठीक है। दो कंडीशन को फॉलो किया तो वो गैस हमारा कौन सा गैस है, आइडियल गैस। हमारे आसपास जो भी गैसेज हैं वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन कौन सा गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब रियल गैस, ठीक है, ये कौन सी गैसेज हैं, रियल, ठीक।
जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा या जो आइडियल नहीं होगा वो क्या होगा, रियल। आइडियल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली कोई भी गैस हमारा आइडियल नहीं होता, सारी गैसेस कौन सी हैं, रियल। यही तो आइडियल है ना, ठीक है ना। चलिए ठीक, तो आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर आइडियल गैस हमारा है, इसमें लगने वाला इंटर, जैसे वॉल्यूम हम तो कह दिए 0 है, ठीक, वॉल्यूम 0 है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 है, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम 0 है तो गैस का वॉल्यूम लेंगे क्या? जनरली गैस का वॉल्यूम लेते ही नहीं है, हमेशा किसका लेते हैं, कंटेनर का। जो वॉल्यूम कंटेनर का होता है वही वॉल्यूम किसका होता है, गैस का। थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस को ले आइए, छोटे से डब्बे में रख दीजिए, तो उसका जो वॉल्यूम होगा डब्बे का वही वॉल्यूम किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का। उतने ही गैस को आप एक बड़े रूम में रख दो, ठीक है, तो जो उस रूम का वॉल्यूम होगा वही हमारे उसके गैस का, ठीक। तो कभी भी हमारा जो गैस का वॉल्यूम होता है वो गैस का वॉल्यूम नहीं होता है, वो किसका वॉल्यूम होता है, कंटेनर का, समझ गए। तो वॉल्यूम कितना आइडियल गैस के लिए वो वैल्यू क्या मान लेंगे, 0। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कितना, 0। अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर 0 है तो अट्रैक्शन 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इसके अंदर सिर्फ कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, और टोटल किसकी वजह से, काइनेटिक की वजह से। बस इनमें आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, और जो भी टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ किसकी वजह से, काइनेटिक वजह से। लिखिए, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज 0, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज 0, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज 0, ठीक है। सो टोटल एनर्जी इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ओनली, सो टोटल एनर्जी इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ओनली, टोटल एनर्जी इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ओनली, ठीक है। टोटल एनर्जी सिर्फ किसकी वजह से, काइनेटिक है, ठीक है। अच्छा आइडियल गैसेस के जो भी हमारे एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक। आइडियल गैसेस के जितने भी एटम मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे एटम मॉलिक्यूल हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करेंगे और सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक। अगर हर पॉसिबल डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो आइडियल गैसेस की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगा ना। क्यों 0 होगा, हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और हर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या है, तो एक 10 है तो दूसरा -10, एक फिर 10 फिर -10, तो नेट एवरेज कितना, 0। एकदम याद रख लेंगे ये बात, ठीक है। अच्छा मान लो हम कह दें कि इनके स्क्वायर का एवरेज लें, आप नहीं होगा, एक 10 है, एक 10 है और एक -10 है, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो माइनस हट जाएगा, नहीं ना। लेकिन अगर इनके क्यूब का एवरेज ले लें तब फिर 0, पावर 4 का नहीं 0, 5 का, मतलब कि इन पे पावर अगर इवन ले लें, इवन का एवरेज निकाल लें तब तो 0 नहीं आएगा, नहीं ना। लेकिन ऑड का ले लें, अगर एवरेज लेते हैं हम ऑड पावर का, तब हमारी वेलोसिटी कितनी आएगी, 0। समझ गए ये कहानी क्यों हो रहा है, ये भी समझ गए, क्योंकि इवन लेने से नेगेटिव भी क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव, लेकिन ऑड लेने पे नेगेटिव रह रहा है। हम कह दें v पे पावर 7 का 0, 8 का, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर पॉसिबल डायरेक्शन में आइडियल गैसेस की वेलोसिटी क्या होती है, सेम। लिखिए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ईच एटम मॉलिक्यूल, ईच एटम एंड मॉलिक्यूल, ईच एटम एंड मॉलिक्यूल are same and they move in all possible direction, they move in all possible direction, that's why their average velocity is 0। ये लिख लीजिएगा, ये डब्बे वाला, that's why their average velocity is 0, ठीक है, वो लिख लीजिए और ये दोनों भी लिख लीजिएगा। हो गया। सारी कहानी कौन सी गैस की है, आइडियल गैस की है, ठीक है। फटाफट लिखिए। अच्छा ये समझ गया ना, ठीक। ये बताओ स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री, तो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, ये लिखते हैं ना।
और एक और होता है एन सी डेल्टा थीटा। क्या होता है एन सी डेल्टा थीटा? मोलर स्पेसिफिक हीट। एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट में बताए थे 2 होता है, एक सीपी होता है और एक सीवी। कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये कहानी समझ में आ गई, सीपी भी हो गया और सीवी भी। अच्छा एक चीज और, ठीक है, याद हो अगर तो स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर में ग्राफ कैसा, किसके लिए याद है? कुछ ऐसा ग्राफ बताए थे, अरे वाटर के लिए। वाटर के लिए ग्राफ ऐसा था, ऐसा था कि नहीं? बस ये बताओ। ऐसे नहीं था, सब याद हो रहता नहीं तुम लोग को, ऐसे था। बोले थे टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट चेंज होगा, ठीक है, लेकिन ये वेरिएशन सिर्फ कितना % होता है? 1% होता है। इसीलिए हमारे स्पेसिफिक हीट वाटर किसकी तरह बिहेव करता है? कांस्टेंट की तरह। बस इनमें ही कि वाटर के स्पेसिफिक जैसे से चेंज होगा वैसे टी की वैल्यू चेंज होगी और वेरिएशन होता है, इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट की तरह। बस इनमें ही। वही काम अगर गैस की बात करोगे तो स्पेसिफिक हीट नहीं बात करोगे, क्या बात करोगे? मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर आइडियल गैस के लिए C और T में ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। बस इनमें ही। आइडियल गैस के लिए C और T में ग्राफ बनाते तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। बस इनमें ही। और स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस इज proportional to T square, density proportional to T, velocity proportional to T square, not depend on T। क्या? Not depend on T, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे C की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन कौन से गैस के लिए? आइडियल गैस। लिखिए फॉर आइडियल गैस मोलर स्पेसिफिक हीट कैन नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फॉर आइडियल गैस मोलर स्पेसिफिक हीट कैन नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना? ठीक है, ये ग्राफ बना लीजिएगा, सही ना? हो गया? सारी कहानी कौन से गैस की है? आइडियल गैस। और जो भी हमारा गैसेस लॉज हैं वो भी किसके लिए हैं? आइडियल गैस। लिखिए हेडिंग गैसेस लॉज। आइडियल गैस के भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे, मिलता चलेगा, ठीक। देखिए गैसियस लॉज। क्या भाई? गैसियस लॉज, ठीक है। गैसियस लॉज में सबसे पहला कौन सा लॉ? सबसे पहला कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के पढ़े हो गए सब। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग चलो बोलते जाओ, फटाफट लिख दें बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ में बता दो क्या लिख दें? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटता है, ज़्यादा प्रेशर वॉल्यूम कम, नहीं ना? और अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो क्या लिखें? P इक्वल टू कांस्टेंट, यही ना? या तो क्या लिख सकते हैं? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज आवर क्या? बॉयल्स लॉ। बस इनमें ही। ये कौन से गैसेस के लिए है? आइडियल गैस। सुनते जाओ, लिखना, सुनो ध्यान से मेरी बात, ठीक। टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो कॉन्सेप्ट समझा होगा बता देगा। प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? क्यों? प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या? प्रेशर वॉल्यूम क्या कर रहा है? कम। और टेम्परेचर क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। एक कम कर रहा है और एक, तो होगा क्या इसके साथ? जो ज्यादा बढ़ेगा उस पर डिपेंड करेगा। जो ज्यादा बढ़ेगा उस पर। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बढ़ दोनों रहा है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट ज्यादा, तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन अगर यही प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम, नहीं हो गया, तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। जैसे कोई एग्जांपल बता दो जल्दी, ऐसा कोई एग्जांपल बता दो। हम कर रहे हैं ना कोई जनरल एग्जांपल, फटाक से बता दो। अरे भाई अर्थ के अंदर जाते हैं तो हर 32 मीटर पे, ठीक है, 32 मीटर पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ठीक। 1 किलोमीटर 32 मीटर पे है, सोचो 1 किलोमीटर पे 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है। और अर्थ पे मान लो हम यहाँ सरफेस पे हैं, ठीक, यहाँ पे प्रेशर कितना? अर्थ का प्रेशर 0। अर्थ का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पूछ रहे हैं, अर्थ का प्रेशर कितना? 0। यहाँ चले गए तो अर्थ का इतना वेट हमको दबा रहा होगा, यहाँ गए तो अब, तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो अर्थ के अंदर जाते हैं सॉलिड होता है कि लिक्विड?
कभी सॉलिड है, कभी लिक्विड है, कुछ लेयर सॉलिड की होती है, कुछ लेयर लिक्विड की होती है। कभी कभी क्या होता है, प्रेशर जीत जाता है। कभी कभी जैसे नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, नहीं ना। अगर प्रेशर जीत गया तो उसको क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड। लेकिन कभी टेम्परेचर जीत गया, लिक्विड बन गया। तो अर्थ के अंदर हमारे पास, अरे पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, डिस्कंटिन्यूटी पढ़ा होगा, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये लिक्विड कोर होती है, ये आउटर कोर, इनर कोर पढ़ते हैं ना। तो अंदर जाते हैं तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ता है। एकदम याद रख लीजिए कि प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़े, जो ज्यादा बढ़ेगा वही आप लोग देखोगे ना। लेकिन बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम के कैसा, इनवर्सली। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ग्राफ बना लेते हैं फटाफट, जल्दी बता दो। P और V के बीच का ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम के कैसा प्रोपोर्शन, अरे जल्दी बोलो। इनवर्सली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नहीं ना। अगर हम बना दें प्रेशर और 1/V में स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 1/V तो अकेला है ना, ठीक। अगर ये हम बना दें PV और P में स्ट्रेट, PV का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, P भले चेंज हो रहा हो, ये तो कांस्टेंट है, ठीक। अगर यही चीज हम ग्राफ बना दें PV और V में तो भी नहीं हो गया। कौन सा लॉ हो गया ये, फटाक से लिखो, जल्दी लिखो, लिख लिए, नेक्स्ट लिखो। लॉग का नहीं है, मतलब इस वाले मतलब अरे लॉग बी या लॉग बी में ग्राफ ऐसे क्या था, पूछ रहे हैं किसी, क्या पूछ रहे हो, वही तो हम पूछ रहे हैं। इसका नहीं ना ग्राफ है, हम ये लॉग पी का हाँ, आ गया तो बना लो, क्या दिक्कत है। पूछ रहा हूँ। लॉग लोगे तो क्या बनेगा, लॉग पी प्लस लॉग वी। हाँ, लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू 0 या लॉग सी, यही ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ। नालायक है सब भाई। हो गया होगा, चलो ये तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट लिखो चार्ल्स लॉ। क्या ये मेरा फोटो देख के बना रहे हो, नहीं ये तो लोग को आता ही है, पता नहीं क्या बनाते रहते। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट कौन सा लॉ पढ़ लें, चार्ल्स लॉ लिखिए। चार्ल्स, चार्ल्स, चार्ल्स कौन सा, चार्ल्स कौन थे, चार्ल्स पेस कंप्यूटर में पढ़ी होगी, ये वाले चार्ल्स नहीं है। चलो एक और चार्ल्स था, चोर था। ये भी, वो भी चार्ल्स नहीं है, केमिस्ट्री वाले चार्ल्स। देखो चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट करा दें, प्रेशर, ठीक है ना। अगर चार्ल्स लॉ में प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, हाँ, V प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे वॉल्यूम, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन मस्ट है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T/V इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, ठीक है। या तो क्या लिख सकते हैं, V1/T1 इज इक्वल टू कितना, V2/T2, हो गया, ठीक। अगर इसमें ग्राफ बना ले फटाफट बताओ, ठीक। अगर हम कहते हैं V और T में ग्राफ बनाइए, फटाफट बताइए, V और T में ग्राफ बताओ, स्ट्रेट लाइन, कहाँ से, ऐसे ही ना। अरे कुछ तो वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर 0 पे वॉल्यूम 0 नहीं होगा, बस में ही। मतलब टेम्परेचर 0 हो मगर कुछ तो वॉल्यूम होगा, उसके बाद कुछ वॉल्यूम होने के बाद बढ़ेगा, होगा ना। और ऐसे ही मान, ये समझ गए, ये ग्राफ थोड़ा ऊपर से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम 0, कुछ ना कुछ वॉल्यूम बचा हुआ है, ठीक है, इसीलिए ग्राफ ऊपर से, ठीक है। अभी और समझ में आएगा, रुको बता दे रहे हैं, ठीक है, एक मिनट। अगर हम मान लो ग्राफ बना दें V/T और T में, फटाफट बोलो, वो भी स्ट्रेट लाइन, और V में वही चीज होगा, होगा ना। कौन सा लॉ है ये, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट है, ये समझ गए, ये समझ गए, ठीक। पहले लिख लो, जल्दी लिख लो, फटाफट लिखो। हो गया, चलिए सुनिएगा। दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, ठीक है। कहा अगर किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है, ये तो हम जान गए प्रेशर कांस्टेंट है तभी कहानी हो रही है, ठीक। अगर किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है तो जो गैस का वॉल्यूम होगा अपने इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स और बढ़ जाएगा, समझे। फिर किसी गैस का, चार्ल्स के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम, किसी गैस का टेम्परेचर कितना बढ़ा, 1 डिग्री, तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा,
हाँ, अपने इनिशियल का 1/273 टाइम्स, नहीं ना, अगर 2 बढ़ा तब 2/273, 4 बढ़ा तब, है ना। तो अगर हम कह दें कि फाइन, मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V नॉट, देखो पूरा आ रहा है, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, ठीक। तो हाँ, V नॉट तो होगा ही, और V नॉट का 273 टाइम्स इतना बढ़ गया। जब टेम्परेचर कितना बढ़ा, 1 डिग्री, 2 बढ़ा तो 3 डिग्री, दो तो T बढ़ा तो T, नहीं हो गया। तो लिख सकते हैं क्या, V नॉट 1 प्लस T अपॉन 273, लिख सकते हो ना। तो लिख सकते हो V फाइनल इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस अल्फा T, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1/273। व्हाट इज दिस T, टेम्परेचर। तो ये भी टेम्परेचर ही होना चाहिए, अरे यूनिटलेस होना चाहिए ना। ये यूनिटलेस में क्या जुड़ेगा, यूनिटलेस, इसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, तो इसका पर डिग्री सेल्सियस, तभी तो कटेगा, होगा ना। समझ गए कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी गैस का टेम्परेचर कितना बढ़ता है 1 डिग्री, तो उसका वॉल्यूम, हाँ, अपने इनिशियल का 1/273 टाइम। तो V फाइनल इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस अल्फा T। और यहां से देख भी लो ना कि अगर टेम्परेचर, एकदम सिंपल बात देखो, अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ बनाए तो ग्राफ, और जबकि टेम्परेचर 0 है, टेम्परेचर अगर 0 है तब भी वॉल्यूम कितना है, कुछ है, दैट इज V नॉट है, तो वो कुछ यहां होगा, उसके बाद बढ़ रहा है, यही ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम, टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और कम और कम और कम। एक टेम्परेचर आया जब वॉल्यूम 0, मतलब गैस गायब, वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम होते 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 एक टेम्परेचर आया जब वॉल्यूम 0, मतलब गैस ऐसे था ना, ठीक। और उसका टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सपैंड कर रहा है, और टेम्परेचर कम करे तो क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, होते होते तो एक टेम्परेचर आया जब गायब हो गया, क्या हुआ, क्या हो गया, वॉल्यूम 0। आखिर कैसे वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ, देखो मेरे कंटेनर ले लिया, गैस है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, कंप्रेस हो रहा है ना, कंप्रेस होते 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 एक टेम्परेचर मिला जब इसका वॉल्यूम, मतलब गैस गायब हो गया, क्या हो गया, स्टेट चेंज कर लिया, लिक्विफाई हो गया, गैस डायरेक्ट सॉलिड ना, बीच वाला कहानी खत्म। यहाँ पे गैस पूरा का पूरा जो है चेंज कर लिया है, किस में चेंज हो गया है, लिक्विड में। और जितने टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो वॉल्यूम हो गया, मतलब गैस 0 हो गया, हाँ, गैस का वॉल्यूम खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा लिक्विफाई हो गया, बस। तो लिक्विड बिल्कुल है, अब गायब हो गया कैसे हम कहेंगे लिक्विड है, नहीं मतलब गैस का गायब होने की, गैस खत्म, हाँ, गैस का वॉल्यूम 0, क्योंकि पूरा का पूरा गैस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो ये समझ गए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर जाओगे लिक्विफाई होता जाएगा, लिक्विफाई होते होते यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा जो भी गैस था क्या हो गया, लिक्विड हो गया ना। तो जितने टेम्परेचर पे हमारा गैस लिक्विफाई हो जाता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, और जबकि उसमें प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट, ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या ऐसे लिखें द टेम्परेचर एट विच, क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच गैस क्या लिक्विफाइज विदाउट चेंजिंग प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, लिखिए, ये स्टेटमेंट बोल दें, लिख लोगे, हाँ पता था, लिखो, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज बाई 1 डिग्री सेल्सियस, if temperature of gas increases by 1 degree Celsius, temperature of gas increases by 1 degree Celsius, 1 degree Celsius, then volume of gas increases by 1/273 times of its initial volume, 1/273 times of its initial volume, हो गया, ठीक है, 273 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। लिख लो जो लिखना फटाफट, क्या
ठीक है, तो कर दें। कौन कौन सा लॉ पढ़ लिए? बॉयल्स और चार्ल्स। मान लीजिए प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। प्रेशर क्या है? P, वॉल्यूम कितना है? V। प्रेशर 2P तो वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट है। सुनो ध्यान से, खाली लिखने में तुम लोग एकदम पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो यार। अगर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, अगर प्रेशर डबल हो जाए तो वॉल्यूम क्या? हाफ, है ना? ठीक, अगर वॉल्यूम डबल तो प्रेशर हाफ, अगर प्रेशर हाफ तो वॉल्यूम डबल। नहीं हो गया? अरे यही तो है, ऐसे ही तो कर लें। ये P तो ये V, ये 2P तो ये V/2, ये V, ये 2V तो ये P/2, ये V/6 तो ये है 6P, ये 10P तो ये, ताकि प्रोडक्ट PV ही रहे। देख लो, हमेशा प्रोडक्ट क्या है? PV। लेकिन ये कहानी कब है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, ये 2V तो ये 2T, ये T/T, T/10 तो ये V/10, ताकि रेशियो हमेशा V/T रहे। नहीं, ये इनवर्स प्रोपोर्शन और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये बॉयल्स लॉ और ये देखो लॉ ऑफ प्रेशर, लॉ ऑफ प्रेशर। फटाफट लिखो पर सर लॉ ऑफ प्रेशर, ठीक है, लॉ ऑफ प्रेशर, ठीक है। किसको किसको कांस्टेंट कर लिए? नहीं मतलब क्या लिख रही हो? क्या कॉपी क्या कर रही है? 2P तो V/2, V10V तो VP/10। लॉ ऑफ प्रेशर में अच्छा कौन कौन सा कांस्टेंट हो चुका? प्रेशर कांस्टेंट हो चुका, वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुका, है ना? वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ क्या? नहीं ना, कौन कांस्टेंट हुआ था? अब कौन बचा है? वॉल्यूम बचा है। चलो वॉल्यूम कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट तो P, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कॉमन सेंस लो, टेम्परेचर बढ़ाओ तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल, प्रेशर कुकर, उसमें पानी भर दिया, कुकर बंद, वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ, अब जलाए जा रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर और बढ़ाएंगे, अब फिर सूर्यांश हो जाएगा। हाँ, वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर फट जाएगा। तो प्रेशर डायरेक्टली रिलेशन टू T, है ना? कौन सा लॉ? लॉ ऑफ प्रेशर। ठीक, प्रेशर टेम्परेचर की क्या डायरेक्ट रिलेशन? तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। पूरा ध्यान से देखते जाओ। तो P1/T1 इज इक्वल टू कितना? P2/T2। ग्राफ बना लें, क्या बना लें? बोलो फटाफट। P और T में ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, कहाँ से? ऊपर से कुछ तो होगा। ठीक, अगर यही चीज़ हम बना लें कि P/T और P में तो सीधा, या तो T में तो भी सीधा, और वही पुराना फॉर्मूला P इज इक्वल टू P01 प्लस अल्फा T। इसमें भी स्टेटमेंट वही होगा जो वॉल्यूम वाले में था। क्या था कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर कितना बढ़ा दे 1 डिग्री, तो उसका प्रेशर कितना बढ़ेगा? अपने इनिशियल का 1/273 टाइम्स ना, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1/273 पर डिग्री सेल्सियस। समझ गए? ये किसका फॉर्मूला हो गया? प्रेशर का। किसके लिए है ये? गैस के लिए। किसके लिए है ये? गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। अब पता चला कि एक तो सॉलिड है, उसमें हम दबा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तुम लोग को इससे लगाओगे। नहीं ना, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। प्रेशर इसलिए कुछ है, जीरो से इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कुछ वॉल्यूम होना भी तो चाहिए प्रेशर होना। ना लगाई तो बुद्धि, वही सही है। अब तुम तेज हो रही हो धीरे धीरे। क्या क्या बता दें? टेम्परेचर जीरो पे प्रेशर जीरो नहीं होगा, कुछ तो होगा। प्रेशर, अच्छा प्रेशर जीरो हो गया तो क्या हो गया बताओ तो जरा? इवोपरेट हो जाएगा भाई, प्रेशर ही नहीं है। प्रेशर नहीं का इवोपरेट नहीं हो गया। अब आया दिमाग में, अब क्लिक कर गया नहीं? हो गया, चलो हो गया होगा, पता नहीं क्या लिखते रहते हो। अरे अब 2-3 दिन में ख़त्म कर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अरे हो गया होगा, चलो छोड़ो। गरीब की तरह रो रही है एकदम। अच्छा, हम कितना भी तेज पढ़ा ले एकदम रिलैक्स रहती है। छूट भी जाता है तब भी रिलैक्स रहती है। तो तुमको नहीं कह रहे। चलो सुनो, ये बताओ, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/,
273। अच्छा एक चीज़ और बताओ, ऐसा कोई एग्जाम्पल टेम्परेचर बढ़ने पे प्रेशर बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़े, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ, कोई एग्जाम्पल बताओ, ये वाला एग्जाम्पल। अरे तुम लोग को पढ़ाए थे कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर माउंटेन। हाँ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, नहीं ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग में प्रेशर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, बताएंगे सब। और अगर हमारा प्रेशर कम होता है तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, जैसे जैसे हम हाइट पे चले जाते हैं, हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी। माउंट एवरेस्ट पे वाटर जो है बॉयल हो जाता है कितने डिग्री पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे। स्पेस में जीरो, प्रेशर ही नहीं है, हाँ कुछ जरा सा भी चला गया। मून पे भी जीरो, सैटेलाइट में भी, हाँ ठीक है चलो समझ गए ना ये चीज़। नेक्स्ट लिखो, लॉ ऑफ प्रेशर हो गया। अब कौन सा लॉ बचा, फटाफट बोलो, नाम नहीं याद है, लॉ क्या याद होगा, हाँ ये लॉ है, हम लॉ पूछ रहे, लॉ और लॉ बताओ। ये केमिस्ट्री के होनहार छात्र हैं, इनका आधा दोनों ये जीवन केमिस्ट्री में ज्ञान दान हो रहा है, ठीक है, इनका भी जीवन केमिस्ट्री में दान है, ये दोनों भी दानी हैं। बायोलॉजी हमको बोलिए। अरे मालूम है, चलो हाँ बताओ, लॉ का नाम तो बताओ, हैं? एक तो थोड़ा सा आया भी ना इसमें किरचॉफ भी है, किरचॉफ लॉ फॉर आइडियल गैस। सर अभी जो लास्ट पॉइंट बता उसमें क्या रेफर करूं? कुछ नहीं, जो लिखी उतना बहुत है, ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, हाँ जितना लिखो उतना याद करना पड़ेगा, ना लिखो ना याद करना पड़ेगा। लिखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, चलिए लिखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अभी और भी लॉ बचा है, क्या टेंशन ले रहे हो, अभी और लॉ बचा है, और बताना। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, चलिए लिखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब छोटा छोटा छोटा, खुद का दूसरे का, हाँ नहीं छोटा छोटा, गलती होती है पूछ लेते हैं पार्शियल मतलब छोटा। अगर कई सारे गैसेस को मिला दें, ठीक है, कई सारे गैसेस को मिला दें तो जो आने वाला टोटल प्रेशर होगा सारे गैसेस के प्रेशर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, बस इनमें ही। जैसे मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम मिला दिए, ठीक, तो कितने गैस मिला दिए, 3, इन तीनों गैसेस के अपने छोटे छोटे प्रेशर होंगे, दैट छोटा छोटा प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो जो नेट प्रेशर होगा इन छोटे छोटे पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल, ये ना होगा, क्या कहेंगे, द टोटल प्रेशर ऑफ गैस, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। पार्शियल प्रेशर मतलब गैसेस का अपना इंडिविजुअल प्रेशर। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस, खुद का छोटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, बाकी लिख लो आगे खुद से क्या, अच्छा बोलेंगे, ओहो हो, चलो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस, THE द सम ऑफ, हम लगाएंगे, हमारा फिजिक्स समझो लगाएं, सम ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस सम ऑफ द, नहीं अकॉर्डिंग टू दिस सम ऑफ partial pressure of gas is equal to total pressure, is equal to total pressure। तो क्या लिखें, P total is equal to, फटाफट बोल दो, हाँ बोलो बोलो, P1 plus P2। इसमें भी सोच के बोल रहे हैं सब, हाँ कहीं उसका इटैलिक पी ना बोलना पड़े, हाँ वो भी डर, देखो क्या। चलो, और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तुम लोग को आता है, हम जानते थे, बस याद नहीं आ रहा था, ठीक है। कुछ अब शक्ति याद करो, दूसरी लॉ बताओ, भूली शक्ति याद करो, दूसरा लॉ बताओ, और कौन सा लॉ है बेटा, बता ही दो आज तुम, हाँ लिखो एवोगाड्रो लॉ, तुम नहीं बताए हो, कूदो मत, नहीं हमको याद आ गया, ठीक है, इसके बाद भी लॉ है बताना वो एक और एक रेसिप्रोकल वाला कुछ है, पहले ये लिख लो, ठीक है, फिर बता रहे। सुनो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, सुनो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, अगर नंबर ऑफ गैसेस हैं, अगर नंबर ऑफ उन सारे नंबर ऑफ गैसेस का प्रेशर क्या है, सेम है, टेम्परेचर क्या है, सेम है, वॉल्यूम भी क्या है, सेम है, तो उनमें नंबर ऑफ मोल भी क्या होगा, सेम होगा। बस समझ में ही कि नंबर ऑफ गैसेस है 2, 4, 10, 12, 25, 50 ना, सबका प्रेशर सेम हो, सबका टेम्परेचर सेम हो, सबका वॉल्यूम भी क्या हो, सेम, तो सब में नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे, सेम। लिख लोगे, लिख लो, और सर अगर कोई क्वांटिटी नहीं तो नंबर ऑफ मोल बदल जाएगा, लॉ ही बदल दे रही हो तुम, नहीं कुछ नहीं, हो गया खत्म। रिपीट के लिए शाम को मिली 7 बजे के बाद,
इतना छोटा सा लॉ बताओ, उसमें धीरे 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 धीरे। इफ नंबर ऑफ गैस हैव सेम प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, number of gas have same pressure, temperature and volume, then they must have same number of moles, ठीक है, they must have same number of moles। हो गया, तो क्या लिखेंगे, n1 is equal to n2 is equal to dot 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 n, आ गया ना। लेकिन ये कब है, जब p क्या है, कांस्टेंट, v भी t भी, लिख लो। हाँ, क्या कह रहे थे तुम, कोई लॉ इनवर्स वाला क्या, रेसिप्रोकल लॉ कुछ था। रेसिप्रोकल लॉ, हाँ, अच्छा नाम रेसिप्रोकल, तब कुछ था नाम है, दो है, मल्टीपल और रेसिप्रोकल दोनों से रिलेटेड। अच्छा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लगा दीजिए, इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, तब क्या लगाएं, एक और था, और कौन सा लॉ था, एक केमिस्ट्री में और कौन सा है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, वो क्या नाम है, नहीं याद आ रहा है, केसी केपी सब निकाल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, है ना, ये वाला है ना अगला, आइडियल गैस में ली चैटलियर्स। अभी देखते हैं, जाओ तुम करोगे क्या, बस कंटेनर ग्लोव्स रखे हुए, बस देखे, ली चैटलियर भी इतना विद्वान नहीं थी जितना तुम हो, मिले क्यों नहीं उनसे, हाँ तुम्हारा नाम चैटलियर लगा के लॉ बना देते हैं, बस उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, बस तुम फिलहाल तो हमारे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हो अभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमारा। लिखो, नेक्स्ट लिखो, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये गंदा है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। एक तो आता नहीं है तुम लोग को, हाँ जो नहीं आता वो गंदा हो जाता है, हाँ अपना नाम के स्पेलिंग याद है ना, कहते वो गंदा सा नाम रख दिया घर वाले, गड़बड़ा गया है। जैसे तमिल में नहीं होता है, कैसे नाम होता है लंबा लंबा, हाँ जैसे वो था, एक राजा का नाम था, बताओ राजा का सबसे बड़ा नाम कोई, यांग दीप चुआंग सरमुदा हसनान बिन तोलक वदुल्ला, ताकि तुमको हम बता सके। ठीक है, हाँ सुनो, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिक्स ना, दो चीज़ें मिक्स हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग, और सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होगा कौन करेगा, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। क्यों गैस गैस, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, दूसरा वाले गैस का स्पेस उसमें भर जाएगा, ठीक है ना, तो ये होता है डिफ्यूजन। ठीक, और रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कितना वॉल्यूम एक सेकेंड में मिक्स हो रहा है, आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज dv by dt, एंड व्हाट इज dv by dt का मतलब क्या है, वॉल्यूम डिफ्यूज पर सेकेंड, यही ना, या मिक्सिंग वॉल्यूम पर सेकेंड। अच्छा, सॉलिड लिक्विड गैस, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें है, गैस में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की, तो डेंसिटी ज्यादा, डिफ्यूजन कम, डेंसिटी ज्यादा, डिफ्यूजन, तो जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली, खत्म बात समझ भाई। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ जो रेट ऑफ डिफ्यूजन समझ गए ना, dv by dt, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिफ्यूजिंग पर सेकेंड ना, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के कैसा, इनवर्सली। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या लिखें, R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2/1, यही ना। अच्छा, हम कहते हैं किसी कंटेनर में हमारे पास ऑक्सीजन है M1 और हाइड्रोजन है M2, तो इनका रेट ऑफ मिक्सिंग, मेरी बात समझ गए, कोई कंटेनर है, किसी कंटेनर में हमारा ऑक्सीजन है जिसका वॉल्यूम, इसका मास कितना है M1, और कुछ और गैस है इसका मास कितना है M2, हम पूछे पहले वाले का डेंसिटी M1/V और दूसरे वाले का M2 है, V तो सेम रहेगा, तो ρ1/√2, एक बार और बोलो, भागो यहाँ से, तुरंत भागो। अरे नालायक, गैस का वॉल्यूम सेम रहता है ना, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही तो गैस का होता है, नहीं इसके गैस का घर का अलग है। सुनो, यह मंगल ग्रह का गैस है ये, ρ1/√2 इज इक्वल टू M1/M2, जहाँ पे M1 M2 क्या मॉलिक्यूलर मासेस, तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यस, √M2/M1, समझ गए, जहाँ पे R क्या है,
रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें? गैस में, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो चाहे वो लिख लो, फटाफट लिखो। बोले तब कौन कौन सा गैस है तुम्हारे घर? और कौन से फॉर्म में? एलपीजी, सॉलिड की लिक्विड? हाँ बता दो, हाथ जाके खोल के चेक ना कर लेना, चेक तो हो जाएगा, बस बता नहीं पाओगी। और कोई गैस नहीं है हमारे घर? अच्छा, सीएफसी नहीं है? फ्रिज ही नहीं है मेरे घर। नहीं, आप सीएफसी नहीं यूज होती है। फ्रिज में नहीं। मेरा पुराना है। रिप्लेस हो गया। लिखो। जैसे होते हैं नलायक, वो तो छठे नलायक, समझ रहे हो ना तुम? नहीं, बस उतने में ही हो तुम, मैक्सिमम में क्या फाड़ दोगे पूरा। इसमें भी टोपा देख देख के लिख रहे हैं सब। हाँ लिखो नेक्स्ट। लिखो नेक्स्ट, हेडिंग लिखो। और कोई लॉ नहीं ना बचा? देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो गया? आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन याद तो हो गई, एक बार कह दो नहीं याद है। P इक्वल टू P क्या है? V क्या है? किसका वॉल्यूम? कंटेनर का। T क्या है? टेम्परेचर। N क्या है? नंबर ऑफ मोल। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, ठीक। अच्छा एक बात बता दो, देखो यहाँ ध्यान दो, ठीक है? क्या कह रहा था मैं? ये आइडियल गैस इक्वेशन है, N नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? लिखा ऐसे, कहा कैलकुलेट या राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 14 ग्राम ऑफ N2। चलो बोलो, 14 ग्राम ऑफ N2 के लिए हमको आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है, बोलो। PV इज इक्वल टू हाफ RT होगा ना? गिवन मास कितना? 14, और उसका कितना होता है? कह दें हम 72 ग्राम, या चलो ऐसे कह दें 20 ग्राम ऑफ CO2 के लिए लिखो, बोलो। PV इज इक्वल टू जल्दी बोलो। अरे 20/44, तो 20/44 4 5 4 11 RT। नहीं आ गया? समझ गए ना? जहाँ पे R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। कौन से यूनिट? केल्विन यही ना हमेशा। तो ये कौन सी इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को और भी लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू nRT। n की जगह गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ देखते जाओ RT, तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? m अपॉन Vm RT। ये क्या है? अरे मास अपॉन वॉल्यूम, मारेंगे बहुत मार। हाँ क्या हम पहले कह रहे थे, आए चाना है मन में, वही है। कौन नहीं आ गया? समझ गए? देखो चलिए लिखो, क्या लिखोगे तो तुम लोग बता ही रहे थे। चल लिखो, जल्दी लिखो, एक टॉपिक और खत्म करना है, जल्दी फास्ट लिखो। तो कर दें? देखो फॉर्मूला फॉर प्रेशर, ठीक है? फॉर्मूला फॉर प्रेशर, ठीक, फटाफट लिखते जाइए। प्रेशर का फॉर्मूला हमको निकालना है। प्रेशर इज इक्वल टू एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला, सुंदर फॉर्मूला बताइए, सबसे सुंदर फॉर्मूला। प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया का मैग्नीट्यूड।
प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया का मैग्नीट्यूड। हम लोग कौन से गैसेस की बात कर रहे हैं? आइडियल गैसेस में जो कोलिजन होता है कैसा कोलिजन होता है? इलास्टिक। ठीक है, आइडियल गैसेस में हर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? सेम। और कोलिजन कैसा होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। बात समझ में आ गई? ठीक। अब सिंपल पहले बात बता दो, तब हम फॉर्मूला निकाल लें। ठीक है, आप प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? फटाफट बोलो। हाँ, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई dt होता है ना। और मान लीजिए टाइम की जगह 1 सेकंड है, ठीक है, तो क्या लिखोगे? dp। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड, ये भी लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब मान लीजिए ऐसे ये वॉल है, ठीक है, इस पर कोई बॉडी गई जिसका मास m था, वेलोसिटी v थी। कोई बॉडी है, कोई बॉल ऐसे जा रही है, दीवार पर लड़ रही है, इसका मास कितना था? m, वेलोसिटी कितनी है? v, तो मोमेंटम mv से गया तो लड़के वापस आया कितने से? mv से आया, गया mv से। हाँ, इलास्टिक कोलिजन है, गया mv से तो आया भी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। कितना हो गया? माइनस mv। इतनी कहानी याद है? ठीक। फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम कितना? -2 mv। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड, कुछ भी इन 1 सेकंड, यही ना। रोटेशन, कोलिजन, ऑसिलेशन, ये सारा 1 सेकंड का, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ गए? कोई भी बॉडी अगर स्पेस में मूव कर रहा है, कोई बॉडी कहाँ मूव कर रहा है? स्पेस में, मतलब XYZ में। कहाँ पे? XYZ में। अगर स्पेस में मूव कर रहा है तो उसके वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट। कहाँ कहाँ? एक Vx, एक Vz। नेट वेलोसिटी Vx, V नेट इज इक्वल टू Vxi कैप, Vy, Vz, V मैग्नीट्यूड अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस, ये कहानी है। ठीक, यही कहानी हमको उसमें यूज करना है, यूज करके प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है। सुनिएगा, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, मान लीजिए रूम कंटेनर है, ठीक, इस रूम के कंटेनर में मान लीजिए गैस भरी हुई है, ठीक है, तो जो गैसेस हैं वो रुके हुए हैं क्या? चल रहे हैं, तो क्या होंगे? लड़ेंगे तो इस पर लड़ रहे हैं ना, इस पर लड़ रहे हैं तो इस पर क्या लगा रहे हैं? प्रेशर, फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक, तो वही प्रेशर हमको निकालना है। ठीक है, कोई कंटेनर है, कंटेनर के वॉल्स पे जो एटम मॉलिक्यूल्स बार बार लड़ रहे हैं, उनके लड़ने की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है, ये हम कहानी करने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, इसके वॉल पे एक ही एटम लड़ेगा क्या? बहुत सारे एटम लड़ेंगे, और जो भी एटम लड़ेगा एक ही बार लड़ेगा क्या? जितनी बार लड़ेगा 1 सेकंड में, उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली। तो देखो एकदम सिंपल, ठीक है, क्या कहें, मान लीजिए हम एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ऐसे ले लिया, ठीक, सुनते जाना, लेकिन ये खुद से करना है, हम लिखने देंगे नहीं, कोई लिखिएगा मत, पहले बता दे रहे हैं, कोई लिखा होगा तो कॉपी फाड़ के फेंक देंगे। ठीक, कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर का साइड कितना है? मान लीजिए L, साइड कितना है? L है, ठीक है, ये x एक्सिस है, एकदम ध्यान से समझो, देखो जो यहाँ पढ़े ना उसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं बस। ठीक, ये x है, ये कौन सा है? y है, ये कौन सा है? z है। ठीक है, ये कंटेनर क्यूबिकल है, क्यूबिकल है मतलब हर साइड का लेंथ L है, इसका वॉल्यूम L क्यूब हो गया, और एक फेस का एरिया L स्क्वायर। अच्छा, इसमें कितने एटम होंगे? बहुत सारे एटम होंगे, तो सारे एटम का एक साथ नहीं निकाल पाते, तो कोई एक एटम ले लेते हैं। मान लो एक एटम है, इस एटम की जो वेलोसिटी है वो v है, और मास कितना है? m है। बस इसमें एक एटम लिया जिसका वेलोसिटी v है, मास कितना है? m। ये जो v वेलोसिटी है वो कहाँ है? स्पेस में है, किसी एक्सिस में थोड़े है। कहाँ पे है? और स्पेस में है, तो उसके कितने कंपोनेंट हैं? 3, एक इधर, एक इधर होगा ना, तो यहां लिख सकते हैं क्या? Vx, Vy और Vz। यहां तक तो समझ रहे हो? ठीक, अगर हम पूछें V नेट कितना, तब Vxi कैप, Vy j कैप, Vz k कैप, है ना। और हम v स्क्वायर पूछे, हम मान लो मैग्नीट्यूड पूछे, तो अंडर रूट Vx का स्क्वायर, Vy स्क्वायर, और रूट की जगह इसका स्क्वायर हटा दो, क्या बचा? Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर। और गैसेस के एटम मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी होती है? सेम। तो जितना x होगा उतना ही, जितना y होगा उतना ही, तो तीनों को Vx लिख दें क्या? तो Vx कितनी बार? 3 टाइम्स Vx स्क्वायर आ गया। आया? समझ गए? और अगर इसका एवरेज लेते हैं तो ये भी एवरेज आ गया। कौन सी वेलोसिटी आ गई? एवरेज। समझ गए? ये कहानी समझ में आ गई?
अच्छा, अभी हम एक एक्सिस को मान रहे हैं, मान लो इस वॉल को कौन सी वेलोसिटी हिट कर रही है? एक्स वाली। देखो तो ऐसे जा रहे हैं क्या? बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से देखो, ऐसे कोई वेलोसिटी जा रहा है कितने वेलोसिटी से? vx, तो मोमेंटम mvx से जा रहा है, तो वापस भी माइनस mvx से आ रहा है ना। हम पूछे चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम, तब -2mvx, समझ गए? फाइनल माइनस इनिशियल, समझे? ये हमारा चेंज इन मोमेंटम किसका है? अब एक एटम इस पर लड़ेगा तो इसका भी तो मोमेंटम चेंज होगा। और कोलिजन कैसा है? अगर एटम का चेंज हो रहा है 2 तो वॉल का -2। एटम लड़के वापस आया, तो जितना खुद लिया उतना ही मोमेंटम तो ट्रांसफर किया, है ना। तो अगर एटम का 2 है तो वॉल का, एटम का -4 है तो वॉल का, तो यहाँ पे एटम का -2mvx है तो वॉल का +2mvx। तो क्या लिखे? डेल्टा P फॉर वॉल इज इक्वल कितना? +2mvx। समझ गए? एक एटम लिए, मास में वेलोसिटी लिए, वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट? 3, जोड़ दिया, ठीक। गया तो कितना मोमेंटम? mvx आया, तो चेंज कितना? -2mvx किसका है? एटम का, तो वॉल का, खत्म बात, ठीक। ये जो चेंज इन मोमेंटम है वॉल का, ये कितने कोलिजन का है? एक एटम के एक कोलिजन का। एक एटम के, क्या एक एटम इस पे एक ही बार लड़ेगा? हाँ, एक सेकंड में जितनी बार लड़ेगा उसको क्या कहेंगे? तो हम अगर पूछें डेल्टा P फॉर वॉल इन 1 सेकेंड, तो एक सेकंड में जितनी बार लड़ा, एक सेकंड में मतलब क्या? नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ इनटू डेल्टा P। एक बार लड़ने से इतना है ना, तो 2 बार लड़ने से इंटू 2, 100 बार लड़ने से इंटू 100, तो नंबर ऑफ कोलिजन इंटू डेल्टा P। समझ गए? ये समझ गए? सबको क्लियर है? और नंबर ऑफ कोलिजन को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी इंटू डेल्टा P, है ना। समझे? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, एटम को इस मान लो ऐसे आया, यहाँ से आया, लड़ा, और लड़के फिर वापस आया, फिर लड़ा, ठीक। एक बार लड़ने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 2l। गया, l चला, लड़ा, फिर वापस आया, फिर जाएगा, फिर आएगा, तो एक बार लड़ने के लिए कितना चला? और मतलब एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस 2l है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू कितना है डिस्टेंस? 2l। स्पीड कितना? ये टाइम आ गया, है ना। ये क्या आया? टाइम फॉर वन कोलिजन। टाइम फॉर वन कोलिजन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक सेकंड में है ना। अगर हम फ्रीक्वेंसी पूछ लें, ये टाइम पीरियड आया ना, तो फ्रीक्वेंसी कितना? तो क्या लिखेंगे? vx अपॉन 2l। तो लिख सकते हैं क्या लिखे बोलो? f की जगह vx अपॉन 2l इंटू 2mvx। देखो, तो 2 से 2 mvx स्क्वायर बाई l, है कि नहीं? व्हाट इज दिस? है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। तो बेसिकली ये क्या है? तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आया? वॉल का, हाँ, सब वॉल पे ही फोर्स लगा रहे हैं ना। mvx स्क्वायर अपॉन कितना? l। और हेडिंग में क्या लिखे हो? प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू, तो फोर्स एरिया किसका? इस स्क्वायर का ना, इस पे लड़ रहा है ना, तो इसका एरिया कितना? l स्क्वायर। तो फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं? mvx स्क्वायर बाई l अपॉन l स्क्वायर और l मिलके l क्यूब। तो p इज इक्वल टू कितना? mvx स्क्वायर अपॉन l क्यूब। व्हाट इज l क्यूब? वॉल्यूम। नहीं आ गया? आया ना। और ये कितने एटम का है? एक एटम का। अगर हम कह दें फॉर एन एटम, तो p इज इक्वल टू mn अपॉन v इंटू vx का स्क्वायर। m इंटू n अपॉन v इंटू vx का स्क्वायर ना। और vx की जगह क्या लिख सकते हैं? यहां से फ्रॉम फर्स्ट ना, क्या लिख सकते हैं vx की जगह? अरे यार 1 अपॉन 3 v स्क्वायर। तो क्या लिखें?
P इज इक्वल टू 1/3mn/v इंटू कितना v स्क्वायर। आया कि नहीं? व्हाट इज दिस? फॉर्मूला फॉर प्रेशर। व्हाट इज P? प्रेशर। कहां पे प्रेशर? ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बाय द कोलिजन ऑफ एटम्स, है ना। व्हाट इज V? वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। व्हाट इज ये V? कहां? स्पेस में, उस डायरेक्शन में तो Vx है ना। ये वेलोसिटी कहां पे है? और व्हाट इज m? किसका? एक एटम का। और व्हाट इज n? नंबर ऑफ एटम। व्हाट इज n? नहीं आ गया। अच्छा, m इंटू n क्या है? Mass of टोटल मास। m इंटू n, a total mass upon total volume, that is डेंसिटी। तो P की वैल्यू हाफ रो v स्क्वायर लो। ये भी फॉर्मूला बन गया, नहीं बना? अगर इसी से और चाहो तो बन सकता है। मान लो हम कहते 1 मोल, हम क्या कहते हैं? 1 मोल। तो 1 मोल में कितने एटम? कैपिटल N, कैपिटल N, यही ना। तो यहां पे कैपिटल N लिख दे, ठीक। और 1 मोल में अगर कैपिटल N लिख दे तो मास की जगह मोलर मास। तो उससे भी इक्वेशन चेंज कर सकते हो और भी लिख सकते हो। देखो PV इज इक्वल टू 1/3mn इंटू v स्क्वायर लिख सकते हो। अगर हम कह दे फॉर 1 मोल, ठीक, 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू, नहीं, PV इज इक्वल टू RT, NRT नहीं, RT, ठीक। तो PV इज इक्वल टू और 1/3m इंटू n इंटू v स्क्वायर, ये भी बन गया। यहां तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना? 3RT अपॉन क्या? m इंटू n, है ना। और स्क्वायर हटा देते, ये बन गया, बना कि नहीं? अच्छा, समझ गए ये बात? ये बात समझ में आ गई सबको? व्हाट इज R? गैस कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। व्हाट इज n? दैट इज कांस्टेंट। R बाई n, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, नया कांस्टेंट, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो R बाई n की जगह तो 3kT बाई स्मॉल m। लो, हो गया, नहीं हुआ? यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से बॉयल्स भी निकलेगा, चार्ल्स भी निकलेगा, डाल्टन्स लॉ भी निकलेगा, ग्राहम्स लॉ भी निकलेगा, सब, ठीक है। इसी फॉर्मूले से सारी कहानी निकल जाएगी, समझ गए? यही हमारा फॉर्मूला है किसका? प्रेशर का। बंद करो, ठीक है।